बच्चों, हम कक्षा 12 के इतिहास का जो प्रथम भाग है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसका हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, राजा, किसान और नगर। हमारा ये जो अध्याय है वो समाप्त हो चुका है और अब हम आज इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। बच्चों देखिए इसके अभ्यास प्रश्न। देखिए बच्चों, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए और हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न है ये भी आपको बताने हैं। यानी जो आरंभिक नगर थे वहाँ शिल्प कला किस प्रकार की थी उसके बारे में आपको बताना है और हड़प्पा से उसकी तुलना भी करनी है। तो देखिए, अगर हम आरंभिक नगरों के शिल्प कला की बात करें तो वहाँ पर उन नगरों के अंदर ऐसे पुरावशेष मिले हैं, इस प्रकार के बर्तन मिले हैं जो बहुत ही उच्च स्तर के हैं और उन पर वो मिट्टी के बने हुए हैं और उन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई है, जिन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया और ऐसा माना गया कि शायद जो अमीर लोग थे वो इन बर्तनों का उपयोग करते थे। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे व थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। मिट्टी के कटोरे और थाली मिली है जिन पर कलई चढ़ी हुई है, बिल्कुल चमकते हुए वो बर्तन हैं, जिन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इनका प्रयोग धनी लोग करते होंगे ऐसा माना गया है। इसके साथ ही बच्चों सोने, चांदी, तांबा, कांस्य, हाथीदांत और शीशा, इन सब के बहुत सारे गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, बहुत सारी चीजें मिली हैं और इसके साथ साथ पकी हुई मिट्टी मिली है, सीप मिली है। यानी इनसे भी पता लगता है कि वहां शिल्प का कार्य बहुत उच्च स्तर का होता होगा। इन नगरों से सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत और शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। इसके अलावा वहां पर दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं, ऐसे अभिलेख जो दान किए जाते थे और उसके साथ साथ उस पर कुछ उत्कीर्ण भी होता था। इन दानात्मक अभिलेखों से पता लगा है कि वहां उस समाज के अंदर बहुत सारे शिल्पकार भी रहते थे, जैसे कि लोहार है, बुनकर है, बढ़ई है, कुम्हार है और उसके अलावा स्वर्णकार है। बहुत सारे प्रकार के शिल्पकारी भी वहां रहते थे। यानी शिल्प कार्य बहुत उच्च स्तर से और बहुत अधिक होता था। दानात्मक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन नगरों में बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार और शिल्पकार रहते थे। इसके साथ एक प्रमाण और भी मिला है कि इन नगरों में जो व्यापारी थे या उत्पादक थे वो अपना एक संघ बनाते थे। उन संघों को श्रेणी कहा जाता था और ये जो संघ थे, ये जो श्रेणियां या संघ थे, ये कच्चा माल खरीदकर उसको तैयार करके बाजार में बेचने का कार्य करती थी। नगरों में उत्पादकों और व्यापारियों के संघ बने हुए थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां पहले कच्चा माल खरीदती थीं और फिर उनका सामान तैयार करके बाजारों में बेच देती थीं। हड़प्पा नगरों से इनकी शिल्पकारी की भिन्नता किस प्रकार से है? देखिए, एक बात तो यह है कि ये जो नगर हैं, आरंभिक जो सभ्यता के नगर हैं 600 ईस्वी पूर्व से जो प्रारंभ हुए, इन नगरों में लोह उपकरणों का उपयोग है या लोह धातु का उपयोग है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में लोग लोह धातु से अनभिज्ञ थे, वो उस समय उसको जानते भी नहीं थे। इन आरंभिक नगरों में लोह उपकरणों का प्रयोग होता है, जबकि हड़प्पा के नगरों में लोह धातु के प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा, ये जो हड़प्पा नगर थे, यहां पर कोई व्यापारियों की या उत्पादकों की कोई संघ अथवा श्रेणी नहीं हुआ करती थी, जैसी कि इन आरंभिक राज्यों में मिली है। हड़प्पा नगरों में व्यापारियों के कोई संघ या श्रेणी का भी प्रमाण नहीं मिला है। अब हम हड़प्पा की बात करें कि वहां किस प्रकार के शिल्प कार्य थे, तो वहां पे मनके बनाने का कार्य था, वहां मातृ देवी की मूर्तियां,
कांसी के पदार्थ, कांस्य पदार्थ बनते थे, शंख के उत्पाद बनते थे, उसके अलावा बहुत सारी मोहरें के उत्पादन का कार्य होता था, जो इस काल में नहीं होता था। यानी हड़प्पा और इन आरंभिक नगरों के शिल्पकारी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन थे, बदलाव थे। हड़प्पा सभ्यता से मनके बनाने, मातृ देवी की मूर्तियां, कांस्य मूर्तियां, मोहरें बनाने और इन सब के शिल्प विकसित थे, जबकि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में ये प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके साथ ही आपका ये पहला प्रश्न होता है पूरा। दूसरा प्रश्न, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी महाजनपदों के बारे में आप बताइए, उनके क्या लक्षण थे, वो किस प्रकार के थे। देखिए बच्चों, महाजनपद जो थे वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये बने थे। इनका प्रारंभ हुआ है बौद्ध और जैन ग्रंथों से, दोनों से इन महाजनपदों के बारे में पता लगता है। ये महाजनपद कुल 16 थे और इनमें से 14 महाजनपद ऐसे थे जहां राजाओं का शासन था और 2 महाजनपद वज्जी और मल्ल इस प्रकार के थे, जहां जो गण और वहां पर गणों का राज्य था, गण राजाओं का राज्य था। ये जो गण राजा थे ये समूहों में होते थे और ये पूरे क्षेत्र पर उपज के कृषि के साथ साथ अन्य जो भी आर्थिक स्रोत होते थे उन सब पर अपना नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। ये जो महाजनपद थे ये लगभग 1000 वर्षों तक चले। महाजनपदों की राजधानी भी होती थी और वो जो राजधानी होती थी वो किलेबंद होती थी और उसके अंदर सेना और इनके अधिकारी रहा करते थे, जिन पर बहुत सारा आर्थिक व्यय होता था। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखे, धर्म ग्रंथ लिखे और उन धर्म ग्रंथों में यह बताया गया कि जो राजा अथवा प्रजा है सबको इस नीति से चलना चाहिए और उसमें यह भी बताया कि जो शासक है वो क्षत्रिय वर्ग का होना चाहिए और किसानों से, व्यापारियों से और उसके अलावा वो शिल्पकारों से कर वसूलने का उसको पूरा अधिकार भी है और आर्थिक लाभ के लिए यानी उसको पैसे की अगर आवश्यकता है तो वो जो राजा है वो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण भी कर सकता है। इसके अलावा वो जो महाजनपदों में बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपनी स्थायी सेनाएं तैयार कर ली थी और अधिकारी भी अपने स्थायी लगा लिए थे। कुछ ही ऐसे थे जिनकी स्थायी सेनाएं नहीं थी। इस प्रकार से ये जो 16 महाजनपद थे ये उस समय के बहुत महत्वपूर्ण राज्य हुआ करते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी ये 16 महाजनपद थे। अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन था, जबकि गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। जहां गण अथवा संघ नाम से शासन चलता था वहां ग्रुप में कई लोगों का एक समूह होता था और वो मिलकर के शासन चलाते थे। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले द्वारा घेरा जाता था और किलेबंद राजधानियों और सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। इसके बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। जो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की रचना की, उसमें बताया कि राजा को भी और प्रजा को भी इसके नियमों का पालन करना चाहिए और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग के ही होंगे। किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना शासक का अधिकार था। राजा किसानों से भी, व्यापारियों से भी और शिल्पकारों से भी, उन सब से वो कर भी ले सकता था और भेंट भी। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन वसूलना भी वैध माना गया है। धीरे धीरे राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं तैयार कर ली और नौकरशाही तंत्र भी
संगठित कर लिए। ये जो महाजनपद थे ये 16 थे कुल तो, लेकिन इनमें से 7 कुछ प्रमुख थे, जैसे वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है और अवंती। ये बड़े और प्रमुख महाजनपद थे। इनका काल आरंभिक राज्यों, यानी ये जो महाजनपद थे ये आरंभिक समय से थे, यानी 600 ईस्वी पूर्व से ही इनका काल प्रारंभ होता है। नगरों के काल के साथ ही इनका काल प्रारंभ हुआ और ये लोहे के बढ़ते प्रयोग, यानी इस समय में लोहे का प्रयोग जो था वो बढ़ता चला गया था और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महाजनपदों का काल और उसके बाद में अगर हम कहें नगरों का विकास और एक सिक्कों का विकास, यानी सिक्कों का आना, और उसके अलावा लोहे का जो बढ़ता काम था, ये सारा का सारा एक साथ ही प्रारंभ हुआ था, महाजनपदों के साथ साथ ही प्रारंभ हुआ था। तीसरा प्रश्न, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? यानी समाज के जो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, लोग हैं, उनको कैसे इतिहासकार जोड़ करके इतिहास बना करके प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए, वो बहुत सारी चीजों का सहारा लेते हैं। वो साहित्य का सहारा लेते हैं, अभिलेखों का सहारा लेते हैं, चित्रों का सहारा लेते हैं, वो पुरावस्तुओं का सहारा लेते हैं, वो पुरानी कथाओं का, जातक कथाओं का सहारा लेते हैं। उन्होंने बौद्ध कथाओं का भी सहारा लिया है, ऐसे दानात्मक अभिलेखों का सहारा लिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो उसको जोड़ करके और जो उस समय का जीवन था उसको वो आज हमारे सामने पेश करते हैं। इतिहासकारों द्वारा सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए वो अभिलेखों, सिक्कों और चित्रों आदि स्रोतों का अध्ययन करके सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। अभिलेखों से, सिक्कों से और चित्रों से उन्होंने पुरानी जानकारी करके और सामान्य लोगों के जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब इसके अलावा देखिए, साहित्यिक स्रोतों से भी वो जानकारियां या साहित्यिक ग्रंथों से भी वो जानकारियां जुटाते हैं। साहित्यिक ग्रंथों में जैसे ये लिख पाया गया कि जो उपमहाद्वीप का उत्तर वाला भाग है, मध्य वाला भाग है और दक्षिण में जो कर्नाटक वाला भाग है, वहां 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं और इसके साथ साथ ही मध्य में और दक्कन का जो पठार वाला हिस्सा है वहां चरवाहा बस्तियां देखी गईं। साहित्यिक ग्रंथों से पता लगाते हैं कि जैसे ग्रंथों के द्वारा उत्तर भारत, दक्कन का पठार क्षेत्र और कर्नाटक में कृषक बस्तियों के और दक्कन और दक्षिण भाग में चरवाहा बस्तियों के स्थापित होने का पता लगा। इसके बाद में देखिए, पुरातात्विक स्रोतों को भी वो काम में लेते हैं। अब पुरातात्विक स्रोतों में इतिहासकारों ने पता लगाया कि 1000 ईस्वी पूर्व से ही शवाधान के तरीके बदल गए थे और महापाषाण नामक ख्यात पत्थरों के ढांचे बना करके और उसके अंदर शवों को दफनाया जाता था। साथ ही उनमें लोहे के हथियार और बर्तन भी रखे जाते थे। पुरातात्विक स्रोतों से इतिहासकारों ने इस बात को जाना। पता लगाया कि ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के समाधान का तरीका बदल गया था। महापाषाण जैसी ख्यात चट्टानों के ढांचों में लोहे के उपकरण और हथियारों के साथ शवाधान होता था। इसके बाद में अभिलेखों के द्वारा यह भी पता लगता है कि उस समय प्राकृत भाषा का उपयोग होता था। पूरे उपमहाद्वीप में अधिकांशतः लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। अभिलेखों से यह भी पता चला है कि प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। उसके बाद में जातक कथाएं, जातक कथाओं से पता लगा है कि राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध थे वो तनावपूर्ण थे। राजा जनता से कर पे कर वसूल करते थे, अधिकांशतः राजस्व वसूल करते थे और उसके बदले में जनता परेशान होकर के अपने घर छोड़ करके जंगलों में भाग जाती थी। और फिर वो जब परेशान हो गए, किसान जब परेशान हो गए तो उन्होंने उपज बढ़ाने के तरीके सोचे और तब हल आया, लोहे के फाल वाला हल आया
और सिंचाई के नए नए तरीके अपनाए जाने लगे, कुएं, तालाब और नहरें खोदी जाने लगी। ये जातक ग्रंथों से हमको इस बात का पता लगा है। इतिहासकारों ने जातक ग्रंथों से इस बात को खोज करके बताया है। जातक कथाओं से पता लगा कि राजा तथा ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। शासक अपनी प्रजा पर भारी कर लगाते थे, जिससे लोग बचने के लिए जंगलों में भाग जाते थे। किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था और सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों और नहरों का प्रयोग उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ ही बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध कथाओं से हमको यह भी पता लगा है कि समाज में नए नए वर्ग उदय हो गए थे। बड़े जमींदार, छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक जो मजदूरी का काम करते थे। इस प्रकार से समाज में 3 वर्गों का नए वर्ग बने थे। बौद्ध ग्रंथों में बड़े बड़े जमींदारों, छोटे किसानों और भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों का उल्लेख मिला है। अब वापस हम अभिलेखों में फिर देखते हैं। प्रभावती गुप्त का जो भूमिदान का अभिलेख है, उससे ग्रामीण जनता और वहाँ कौन लोग बसते थे, जैसे उससे पता लगा है कि उसमें वहाँ पर ब्राह्मण रहते थे, वहाँ किसान रहते थे और अन्य वर्गों के लोग भी रहते थे। ये हमको प्रभावती गुप्त के अभिलेख से पता लगा। प्रभावती गुप्त के अभिलेख से ग्रामीण प्रजा और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पता लगा है। ऐसे ही दानात्मक अभिलेख जो हैं, उनसे भी ये पता लगा है कि समाज के अंदर अनेक प्रकार के शिल्पकार रहते थे, लोहार रहते थे, बुनकर रहते थे, बढ़ई रहते थे, स्वर्णकार रहते थे, लिपिक रहते थे, राजा थे, धर्मगुरु थे, व्यापारी थे। अनेक प्रकार के जो वर्ग थे वो समाज के अंदर थे और व्यापारियों ने अपना एक संघ भी बना रखा था, जिसको श्रेणी कहा जाता था। दानात्मक अभिलेखों से नगरों में रहने वाले शिल्पकारों, उत्पादकों और व्यापारियों के संघों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो पुरानी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं, अभिलेखों के द्वारा, साहित्यों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के पुरावस्तुओं के द्वारा। अब देखिए चौथा प्रश्न, पांड्य सरदार वाला जो स्रोत 3 है पुस्तक में, उसमें दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन की वस्तुएं जो कि स्रोत 8 है, इनमें आपको क्या समानताएं और क्या असमानताएं दिखाई देती हैं। बच्चों, आप पुस्तक के इन दोनों स्रोतों से और इन वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। जैसे पांड्य सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं की सूची में दांत है, सुगंधित लकड़ी है, हिरणों के बाल से बने चवन हैं, मधु है, चंदन है, गेरू है, सुरमा है, हल्दी है, इलायची है, मिर्च है। इसके अलावा नारियल है, आम है, जड़ी बूटी है, फल है, प्याज है, गन्ना है, फूल है, सुपारी है, केला है, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे और बोलने वाले तोते। ये पांड्य सरदार को वहां लोगों ने आकर के भेंट स्वरूप ये इतनी सारी चीजें दी थी। अब दूसरी, दंगुन गांव की वस्तुएं। दंगुन गांव में जो प्रभावती गुप्त ने जिस गांव को दान किया था चनाल स्वामी को, उस गांव के बारे में जो उसमें बहुत सारे, उस अभिलेख के अंदर जिन चीजों का वर्णन आया है वो है घास, आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल, कोयला, मदिरा, नमक, खनिज पदार्थ, खदिर वृक्ष, फूल और दूध। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि भाई इनमें समानताएं क्या हैं, इन दोनों अभिलेखों में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों स्रोतों में कि जो समान बातें हैं। समान बातों में एक तो बात यह है कि ये दोनों ही अपने सरदारों को या अपने अधिकारियों को भेंट में या उपहार में दी जाने वाली चीजें हैं। उसके अलावा दूसरी समानता यह भी है कि इसमें जो वस्तुएं वो सब ऐसी हैं जो स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हैं,
उसके लिए उनको कहीं बाहर से नहीं मंगानी पड़ती, वहीं पर वो उनके द्वारा ही उपलब्ध चीजें हैं। समानताओं में लोगों द्वारा अपने सरदारों के समय समय पर अनेक वस्तुएं भेंट में प्रदान की जाती हैं। यानी दोनों जगहों से ये पता लगता है कि वहां के लोग अपने सरदारों को समय समय पर इन चीजों को भेंट में देते थे। और ये चीजें स्थानीय स्तर पर पाई जाने वाली वस्तुओं को भेंट करते हैं। ये भी पता लगा है कि ये जो चीजें हैं वो स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध वस्तुएं हैं, उन्हीं को वो भेंट करते हैं। असमानता की बात करें तो देखिए, असमानता आपको साफ दिखाई देगी कि पांड्य सरदार को जो चीजें भेंट स्वरूप दी जा रही हैं वो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दी हैं, बड़ी प्रसन्नता से दी हैं। वो नाचते गाते आए थे और सरदार को भेंट स्वरूप इन चीजों को दिया गया था। जबकि दंगुन गांव की जो वस्तुएं हैं वो दायित्व है उनको देना, वो जो लोग हैं उनको वो देनी पड़ेंगी। एक तरह से वो राजस्व की भांति हैं, यानी उनका देना आवश्यक है, स्वेच्छा से नहीं है। पांड्य राज में सरदार को स्वेच्छा पूर्वक अधिक से अधिक वस्तुएं भेंट में प्रदान करते हैं, जबकि दंगुन क्षेत्र में लोग शासकीय अधिकारियों को दायित्व के रूप में भेंट करते हैं, प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। यानी जो अभिलेखों को पढ़ने वाले हैं, अभिलेख शास्त्री, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं ये हमको देखनी है। अभिलेख शास्त्रियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली अगर हम समस्या की बात करें तो एक तकनीकी समस्या ही है, और वो समस्या ये है कि कई अभिलेखों में जो अक्षर हैं वो इतने बारीक तरीके से लिखे हुए होते हैं कि उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है, कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को इतने हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है कि जिन्हें पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा अभिलेख कई बार नष्ट हो जाते हैं और उसके जो अक्षर हैं वो लुप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे जो अभिलेखों में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमको उस समय और स्थान का ज्ञान नहीं होता जिस संदर्भ में इनको लिखा गया है। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना भी हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यद्यपि हमको बहुत हजारों अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन सभी अभिलेखों को पढ़ पाना आसान नहीं है। और इसके साथ ही बहुत सारे अभिलेख ऐसे भी हैं जो कालांतर में बाद में नष्ट भी हो गए। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं। अनेक अभिलेख और भी रहे होंगे, परंतु कालांतर में वे सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए अभी जो अभिलेख उपलब्ध हैं वे संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र ही हैं। इसके अलावा एक मौलिक समस्या भी है कि इन अभिलेखों में विशेष अवसरों के बारे में ही लिखा रहता है। जो कोई विशिष्ट बातें होती हैं, विशेष अवसर हैं, उनके बारे में ही इसमें होता है। इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी है, इनमें जो बातें हैं वो आज के राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में उपयोगी हैं ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए इस प्रकार की जानकारी भी इनसे नहीं मिल पाती है। एक मौलिक समस्या यह भी है कि अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का ही उल्लेख करते हैं। कोई विशेष अवसर होते हैं, बड़े अवसर होते हैं, उनके बारे में ही इसमें हमें पता लगता है। और यह जरूरी नहीं है कि जिन्हें हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। जैसे आज के संदर्भ में अगर खेती की दैनिक प्रक्रिया की बात करें या रोजमर्रा के जिंदगी के सुख दुख के उल्लेख की बात करें तो वो अभिलेखों में हमको कभी भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो अभिलेख हैं केवल उन्हीं लोगों के विचार बताते हैं जिन्होंने इनको बनवाया है। इसमें बनवाने वाले के विचार ही प्रमुख होते हैं, जो कि वास्तविकता से
परे होते हैं। इसलिए जो अभिलेख शास्त्री हैं उनको इनको पढ़ने में बहुत सारी समस्याओं का सामना आता है और बहुत सारी चीज़ों का उनको पता भी नहीं लग पाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए और अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं, यह भी आपको बताना है। देखिए, मौर्य प्रशासन की बात करें बच्चों, तो मौर्य प्रशासन को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा हुआ था। इनमें से जो सबसे पहली चीज थी वो थी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और उसके अलावा उसके 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी और तौसली। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा हुआ था। इसको राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, उज्जैनी, तौसली जो कि उड़ीसा में है, और सुवर्णगिरी जो कि दक्षिण में कर्नाटक में स्थित है। अशोक के अभिलेखों में इनके बारे में वर्णन है। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे अशोक के संदेश उत्कीर्ण किए हुए हैं। अब देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इतिहासकारों का मत है कि पूरे साम्राज्य में एक प्रकार की ही व्यवस्था रही होगी, ऐसा कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो क्षेत्र थे वो इतने दूर और इतने अधिक विस्तृत थे। कहाँ अफगानिस्तान का पहाड़ी भाग और कहाँ उड़ीसा का तटवर्ती हिस्सा, जिनका बहुत इनके आपस में बहुत दूरी और बहुत भिन्नताएं हैं। इतने बड़े साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि पूरे साम्राज्य में एक जैसी व्यवस्था रखना संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे, कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। इसके अलावा जो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो राजधानी और उसके पास के राज्यों में ही ज्यादा ठीक प्रकार से रहा होगा। संभव है कि सबसे अधिक प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर ही रहा होगा, और जो इसके प्रांत थे उनका चयन बड़ी सावधानी से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों एक लंबे व्यापारिक मार्ग पर स्थित शहर थे, और उसके अलावा सुवर्णगिरी सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध था। इन प्रांतों का चयन बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। सम्राट के मौर्य साम्राज्य में सम्राट के अधिकारियों के कार्य क्या थे? एक प्रकार के अधिकारी वो थे जो भूमि मापन और नदियों की देखभाल का काम करते थे, जैसे कि मिस्र में होता था। सम्राट के कुछ अधिकारी नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। दूसरे प्रकार के अधिकारी वो थे जो नहरों से उपनहरों में जाने वाले पानी के मुख्य द्वार पर अपना ध्यान रखते थे, निगरानी रखते थे, जिससे सभी जगह पर पानी का वितरण समान प्रकार से हो, सबको बराबर पानी मिले। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो। इसके अलावा कुछ अधिकारी ऐसे थे जो शिकारियों का संचालन करते थे, और उनके कृत्यों के आधार पर उनको इनाम भी देते थे और उनको दंड भी देते थे। कुछ अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों को कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम भी देते थे और उन्हें दंड भी देते थे। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो कर वसूल करते थे और भूमि से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उन सब पर निगरानी रखने का काम भी करते थे। कुछ अधिकारी कर वसूल करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। कुछ अधिकारी लकड़हारों, बढ़ई,
लोहकारों और खननकर्ताओं का निरीक्षण का कार्य करते थे। कुछ लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण का कार्य करते थे। बच्चों, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए आवागमन के साधनों की बड़ी आवश्यकता थी, बहुत दूर तक जाना और फिर आना। तो उस समय भूतल और जल दोनों मार्गों पर आवागमन बहुत आवश्यक था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों के आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों में जाने के लिए बहुत सारे सप्ताह और महीने लग जाते थे और इसके लिए रास्ते में सुरक्षा और भोजन की आवश्यकता होती थी। ऐसा माना गया है कि सेना के प्रबंध के द्वारा ही इस व्यवस्था को किया जाता था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा, अतः यात्रियों के खान पान व सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। सेना के द्वारा ही इन मार्गों में आवागमन में सुलभता रही होगी। अब अगर हम सेना की बात करें तो देखिए, मौर्य साम्राज्यों की जो सेना थी, उस सेना में एक समिति और 6 उप समितियां हुआ करती थी। ये जो उप समितियां थीं, इनमें जो पहली उप समिति थी उसका काम नौसेना का संचालन करना था। पहली उप समिति का काम नौसेना का संचालन करना था और जो दूसरी उप समिति थी उसका काम यातायात व्यवस्था और खान पान की व्यवस्था करना था। दूसरी उप समिति यातायात व खान पान का संचालन करना था। तीसरी उप समिति का कार्य जो पैदल सैनिक थे उनके संचालन का कार्य था। तीसरी उप समिति का कार्य पैदल सैनिकों के संचालन का कार्य था। चौथी का अश्वारोहियों के संचालन का, पांचवी का रथरोहियों के संचालन का और छठी का गजरोहियों यानी हाथियों पर जो सवार होकर सैनिक जाते थे उनके संचालन का कार्य था। चौथी उप समिति अश्वारोहियों का संचालन करती थी, पांचवी उप समिति रथरोहियों का संचालन करती थी और छठी उप समिति हाथियों का संचालन करती थी। दूसरी उप समिति के और भी कार्य थे, जैसे जो उपकरण थे उनको ढोने का कार्य भी यही करती थी और उसके लिए यातायात के साधन जैसे बैलगाड़ियों की व्यवस्था भी यही उप समिति करती थी। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करती थी। सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी यही उप समिति करती थी। उसके अलावा यह उप समिति सैनिकों की सेवा के लिए, उनकी मदद के लिए सेवकों और शिल्पकारों की व्यवस्था भी करती थी। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की व्यवस्था भी करती थी। विष्णुगुप्त या चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें सैनिकों के बारे में और प्रशासनिक संगठन के बारे में विवरण है, विस्तृत विवरण मिलता है अर्थशास्त्र में। और यूनानी स्रोतों से पता लगता है कि मौर्य सम्राट के पास में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही थे और लगभग 9,000 हाथी थे, गजारोही थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो समाप्त हुई। अब देखिए 7वां प्रश्न। यह 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री डीसी सरकार का वक्तव्य है। डीसी सरकार कहते हैं कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिनका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। यानी जो भारतीय थे आरंभिक काल के, उन भारतीयों के जीवन का हर पहलू हमको अभिलेखों से प्राप्त होता है। इसके बारे में हमको बताना है कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, जो प्राचीन काल की या आरंभिक राज्यों की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं या लगभग सभी चीजें हैं जो हमको अभिलेखों के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे काल निर्धारण, यानी ये अभिलेख किस समय के थे, उसमें तिथि लिखी हुई है
और अगर मान लो तिथि लिखी हुई नहीं भी है तो उससे हम उसकी जो शैली है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसकी जो लिपि है, उससे हम पुरालिपि से उसके काल का निर्धारण कर लेते हैं और उससे हमको पुराने जो शासक हैं उनकी वंशावलियां तैयार करने में पूरी मदद मिलती है। डीसी सरकार ने ठीक ही कहा है कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों के बारे में अभिलेखों से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। काल निर्धारण, अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि उत्कीर्ण होती है। जो अभिलेख हैं वो कब बने हैं उसके निर्माण की या तो तिथि होती है, और जिन अभिलेखों में तिथि नहीं होती है उन्हें पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर पढ़कर उनका काल निर्धारण कर लिया जाता है कि वो किस समय के हैं और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो उस समय की हैं, और इससे हमको पुराने उस समय की संस्कृति, उस समय के जीवन और उस समय लोगों के बारे में पता लग जाता है। अभिलेखों से शासकों के नाम, उनकी उपाधियां और उनकी वंशावलियों का पता लगता है। अभिलेखों में जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनके नाम और कई बार उनकी उपाधियां भी लिखी हुई हैं। जैसे अशोक के लिए देवनाम पिय और पियदस्सी उसकी उपाधियां अभिलेखों से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ ही जो कुषाण वंश के शासक थे वो भी अपने अभिलेखों में स्वयं को देवपुत्र बताते थे। इन नामों से, इन उपाधियों से आपस में मिला करके इतिहासकारों ने इनकी वंशावलियां तैयार की हैं। शासकों के नाम, उपाधियों और वंशावलियों की जानकारी अशोक के लिए अभिलेखों में देवनाम पिय और पियदस्सी लिखा है। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवपुत्र लिखवाया। इन अभिलेखों को समझते ही इतिहासकारों ने सम्राटों की वंशावलियां बना ली। इसी प्रकार से इन अभिलेखों से उस समय की यानी समकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों का भी पता लगता है। समकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की भी हमको इससे जानकारी मिलती है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो अभिलेखों से पता लगता है कि समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। उसके अलावा अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो उस समय लोग क्या कार्य करते थे, कृषि कार्य करते थे, व्यापार का कार्य करते थे, उपमहाद्वीप से बाहर भी व्यापार का कार्य करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, इनका भी इनमें वर्णन है। अभिलेखों से समाज के कार्य, व्यापार, उपमहाद्वीप से बाहर व्यापार, समृद्धशाली नगरों की जानकारी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का भी पता लगता है। धार्मिक स्थिति की बात करें तो देखिए वो लोग उस समय धर्म से जुड़े हुए थे, वो देवी देवताओं को मानते थे। इसका पता इस बात से लगता है कि अभिलेखों में यह लिखा हुआ है कि वो स्वयं को देवपुत्र बताना चाहते थे, देवताओं से अपनी तुलना करके समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे। इसका मतलब धर्म में लोगों की रुचि थी। और अशोक के धम्म के अभिलेख भी मिले हैं जो धार्मिक होने का विचार बताते हैं। धार्मिक, देवी देवताओं के बारे में पता लगा है कि राजा भी अपनी उच्च स्थिति प्राप्ति के लिए देवी देवताओं से स्वयं की तुलना करते हैं, अतः धर्म को मानते थे। धम्म के भी अभिलेख मिले हैं। अब बात करते हैं हम राजनीतिक स्थिति की। उस समय साम्राज्य कैसे थे, उनके प्रशासन कैसा था, उनकी सेनाएं कैसी थी, युद्धों के बारे में, इन सब के बारे में भी हमको अभिलेखों से जानकारी होती है। साम्राज्यों का, उनके प्रशासन का, सेनाओं का, युद्धों का, सामंतों का, इन सब का पता भी हमको अभिलेखों के द्वारा पता लगता है। इन अभिलेखों से हमको प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन प्रशासन, सैनिक प्रबंधन, ये सारा का सारा हमको अभिलेखों के द्वारा ही ज्ञात हुआ है। प्रशासन की जानकारी, अभिलेखों में साम्राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं, उनकी सैनिक गतिविधियों का भी उल्लेख है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, महामात्र, प्रतिवेदकों, इन सब की जानकारी भी अशोक के अभिलेख से हमको प्रतिवेदकों की जानकारी मिलती है जो सूचनाएं ले जाने का काम करते थे। राज्यों की सीमाओं की भी जानकारी मिली है। मौर्य साम्राज्य जो था वो 5 भागों में बटा हुआ था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और उसके बाद में तौसली, यानी अलग अलग राज्य और राजधानी थे। उनकी सीमाओं के बारे में भी इन अभिलेखों से ज्ञान प्राप्त होता है। मौर्य काल के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी और सुवर्णगिरी और तौसली थे। ये हमको अभिलेखों से ही पता लगा है। राज्य के राजाओं और किसानों के बीच में आपस में संबंध कैसे थे,
ये जो दानात्मक अभिलेख हैं उनमें इसका वर्णन है। राजा किसानों को भूमि दान करते थे और उसके बदले में वो उनको वो ताम्र अभिलेख देते थे। तो उससे हमको ये पता लगता है कि राजा और किसानों के बीच में भी संबंध बढ़िया थे और राजा किसानों को कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भूमिदान करते थे। राजा और किसानों के बीच संबंध की जानकारी, भूमिदान प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच के संबंध की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इन अभिलेखों से ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। चाहे आप देख लीजिए, अभिलेखों से समुद्रगुप्त के जो युद्ध थे उनमें जिसमें उसने विजय प्राप्त की उनकी जानकारी मिली। अशोक का जो कलिंग का युद्ध है उसकी भी जानकारी मिली। यानी ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी हमारे सामने देते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की और अशोक के अभिलेख से कलिंग विजय की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा और भी बहुत सी जानकारी हैं, जैसे शासकों के चरित्र और व्यक्तित्व की जानकारी भी हमको अभिलेखों से प्राप्त हुई। कैसे हुई कि भाई अशोक के बारे में पता लगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, वो पहले कैसा था, और कलिंग युद्ध के बाद में उसका जो हृदय परिवर्तन हो गया था वो किस प्रकार का था, यह हमको अभिलेखों से पता लगा है। समुद्रगुप्त के जो चरित्र है उसके बारे में पता लगा है। उसके अलावा रुद्रदमन का जो अभिलेख मिला था, उसने जो झील का पुनर्निर्माण का कार्य करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी और उसके बदले में उसने जनता से कोई भी कर नहीं लिया था, यानी वो जनता के प्रति कितना शुभ चिंतक था, इससे उनके चरित्र का भी पता लगता है। शासकों के चरित्र और व्यक्तित्व की जानकारी जैसे प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के और अशोक के अभिलेखों से उसके व्यक्तित्व की और रुद्रदमन के अभिलेखों से उसके चरित्र और व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। इसके अलावा सामाजिक वर्गों का भी पता लगता है। हमने देखा कि जो दानात्मक अभिलेख हैं उनसे ये पता लगा कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्ग थे। शिल्पकार थे, लुहार थे, बुनकर थे, लोह का स्वर्णकार थे, अधिकारी थे, राजा थे, विभिन्न प्रकार के वर्ग समाज में थे। और जो व्यापारी थे उन्होंने भी अपना एक संघ बना रखा था जिसको श्रेणी कहते हैं, ये भी हमको अभिलेखों से ही पता लगा है। सामाजिक वर्गों की जानकारी, नगरों में रहने वाले वर्गों की जानकारी दानात्मक अभिलेखों से प्राप्त होती है। नगरों में बुनकर, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, धार्मिक गुरु, अधिकारी, व्यापारी और राजा रहते थे। इसके अलावा इन अभिलेखों से हमको भाषाओं और लिपियों की भी जानकारी मिली है कि जैसे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों की जानकारी इन अभिलेखों से मिली है। इसके अलावा प्राकृत भाषा उस समय बोलते थे, उसकी जानकारी भी इन अभिलेखों से मिलती है। तो यानी इन अभिलेखों से हमको पुराने समय की लिपियों और भाषाओं की भी जानकारी प्राप्त हुई है। अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अतः प्राकृत भाषा जनसाधारण की भाषा होगी। उस समय के जो अभिलेख हैं वो अधिकांश से प्राकृत भाषा के हैं, इसलिए माना गया है कि ज्यादातर लोग उस समय प्राकृत भाषा बोलते थे। अभिलेख संस्कृत, पाली, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में भी मिलते हैं, अतः साहित्यिक प्रगति की भी जानकारी मिलती है। यानी इन अन्य भाषाओं में भी अभिलेख मिले हैं, यानी साहित्य में हमारा जो साहित्यिक स्रोत थे वो बहुत विस्तृत थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, अतः मौर्य काल की लिपियों के बारे में भी जानकारी मिली है कि उस समय कौन कौन सी लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इस प्रकार से अभिलेखों से हमको देखिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई। काल निर्धारण का पता लगता है अभिलेखों से, जो उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का पता लगता है। उन पुराने साम्राज्यों का पता लगता है, उनके राज्यों की सीमाओं का पता लगता है, पुरानी भाषाओं और लिपियों का पता लगता है, उनके पुराने ऐतिहासिक घटनाओं का पता लगता है। दानात्मक अभिलेखों से उस समय के वर्गों का पता लगता है। इस प्रकार से जो पुराने अभिलेख हैं वो हमको पूरी सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में सब कुछ बता देती हैं, सब कुछ हमको वर्णन कर देती हैं। 8वां प्रश्न है, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। उत्तर मौर्य काल में यानी मौर्य काल के एंड की तरफ से, अंतिम समय से अगर हम आगे चलें तो उसमें जो राजत्व के विचार बढ़े वो क्या थे, उनकी हमको चर्चा करनी है। देखिए, उत्तर मौर्य काल के बाद में दैविक राजा वाली एक विचारधारा
शासकों के मन में आई। वो अपनी तुलना देवताओं से करने लगे, यानी वो देवी देवताओं के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर समाज में उच्च श्रेणी यानी उच्चतम श्रेणी पर जाने की कोशिश करने लगे और इस प्रकार से वो अपने साम्राज्य को भी स्थायी बनाना चाहते थे। अब देखिए इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई। कुषाण शासकों ने इसकी शुरुआत की। कनिष्क ने ऐसे सिक्के चलाए जिन पर एक तरफ उसकी तस्वीर थी और दूसरी तरफ किसी देवता की तस्वीर थी, यानी अपने आप को देवता से तुलना करवाना चाहा। उसके अलावा कुषाण शासकों ने उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान में और अफगानिस्तान के एक देवस्थान में भी अपनी विशाल देवताओं के साथ मूर्तियां स्थापित कर स्वयं को देवतुल्य बताने की कोशिश की और उन्होंने अभिलेखों में अपने नाम के साथ देवपुत्र भी लिखवाना प्रारंभ किया, यानी अपने आप को देवता बताने की कोशिश की, देवत्व में राजत्व का सिद्धांत लाने की कोशिश की। भारत में अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित करने के लिए स्वयं को दैवीय सिद्ध करना आवश्यक था। यह कार्य राजाओं ने अपने सिक्कों, अभिलेखों, मूर्तियों और साहित्य द्वारा किया। दैविक राजा कुषाणों ने सिक्कों में देवताओं के साथ अपनी तस्वीरें छपवाई कनिष्क ने। साथ ही उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट माट में और अफगानिस्तान के एक देवस्थान में अपनी मूर्तियां स्थापित कर स्वयं को देवतुल्य बताने का प्रयास किया। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाकर भी स्वयं को देवताओं के तुल्य लाने का प्रयास किया। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाकर भी स्वयं को देवताओं के तुल्य लाने का प्रयास किया। फिर इसी क्रम में गुप्त शासक भी आगे बढ़े। गुप्त शासकों ने भी यही काम किया। गुप्त जो साम्राज्य है उसकी जानकारी सिक्कों से मिलती है, साहित्यों से मिलती है और उसके अलावा बहुत सारे अभिलेखों से भी मिलती है। लेकिन उनके जो कवि थे उन्होंने उनके सम्मान में काव्यात्मक प्रशस्तियां लिखी। हरिशेन ने समुद्रगुप्त के लिए काव्यात्मक प्रशस्ति लिखी। यद्यपि ये जो प्रशस्तियां थीं ये तथ्यात्मक रूप से अधिक उपयोगी नहीं थी, ये काव्यात्मक ही थी, लेकिन इन प्रशस्तियों के द्वारा वो राजा को, अपने शासक को, उन कवियों ने भगवान के बराबर लाने की कोशिश की। हरिशेन ने भी समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में परमात्मा के बराबर लाने की कोशिश की और उन्होंने अनेक उपाधियों के द्वारा समुद्रगुप्त को विभिन्न देवताओं के रूप में बताया। यानी गुप्त काल में भी देवत्व में राजत्व वाले सिद्धांत को लाने की कोशिश की, यानी जो राजा थे वो देवताओं के समान थे, वो देवता थे। गुप्त शासकों का राजत्व का विचार, गुप्त शासकों का इतिहास भी साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से लिखा गया है। इसके अलावा कुछ कवियों ने अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी हैं जो इतिहास निर्माण में उपयोगी सिद्ध हुई हैं। यद्यपि ये जो प्रशस्तियां हैं वो तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा काव्यात्मक ग्रंथि है। ऐसी एक प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को परमात्मा पुरुष बताकर, ऐसी एक प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को परमात्मा पुरुष बताकर अनेक देवी देवताओं के समतुल्य रखकर राजत्व के सिद्धांत का पालन करते हुए देवतुल्य बताया है। इस प्रकार से अनेक राजाओं ने अपने आप को धर्म से और देवी देवताओं से जोड़कर राजत्व के नवीन सिद्धांत द्वारा अपनी स्थिति उच्च करके अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने का प्रयास किया। यानी वो राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को देवता बनाकर देवता की तरह अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की और जिससे कि जनता उनको सदैव भगवान माने, परमात्मा माने, देवता माने और उनका जो राज्य है वो सदैव स्थायी बना रहे। अब देखिए नवा प्रश्न है,
वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस प्रकार से परिवर्तन आए। यानी जो ये वर्णित काल था 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का, इसमें कृषि के तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। तो देखिए, जो राजा थे वो कृषकों से या प्रजा से बहुत ज्यादा राजस्व वसूल करते थे, कर लेते थे, और वो कर चुकाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। इसलिए वो डर करके जंगलों में चले जाते थे और जंगलों में रहने लग गए थे। लेकिन कब तक जंगलों में रहते, इसलिए उन्होंने इसका एक उपाय ढूंढा। उन्होंने सोचा क्यों ना उपज को बढ़ाया जाए। उपज को बढ़ाने से उनकी आय बढ़ेगी तो कर देना भी आसान हो जाएगा। उपज बढ़ाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य किए। वर्णित काल यानी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक में कृषि के तौर तरीकों में निम्न परिवर्तन हुए। राजस्व की बढ़ती दरों को चुकाने के लिए कृषि उपज बढ़ाने के तरीके ढूंढे जाने लगे। राजस्व कर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसकी पूर्ति करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कृषि की जो उपज है वो बढ़ानी चाहिए, ऐसा कृषकों ने सोचा। अब उपज बढ़ाने का एक जो सबसे बढ़िया उस समय मामला था वो आया, हल का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लोहा आ चुका था, तो लोहे की फाल वाले जो हल थे वो उनसे जुताई का कार्य प्रारंभ हुआ, और गंगा और कावेरी नदी के उर्वर कछारी क्षेत्र के अंदर लोहे की फाल वाले हल से जुताई का कार्य प्रारंभ होकर के कृषि कार्य को बढ़ाया गया। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 600 ईस्वी पूर्व से गंगा और कावेरी घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जहां पर वर्षा ठीक होती थी, अच्छी होती थी, वहां पर भी लोहे के हल के द्वारा जुताई का कार्य प्रारंभ किया गया। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। और गंगा की घाटी वाला जो क्षेत्र है वहां धान की रोपाई का कार्य भी प्रारंभ हुआ। यद्यपि इसके बदले में किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। गंगा की घाटी के क्षेत्रों में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन ये जो लोहे के हल वाला जो मामला था ये सब जगह नहीं चला। पंजाब और राजस्थान वाले इलाकों में तो 20वीं सदी में जाकर के लोहे के हल का प्रयोग प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये जो इलाके थे ये अर्धशुष्क इलाके थे। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल से फसलों की उपज बढ़ने लगी थी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। लेकिन उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य वाला जो पहाड़ी भाग था वहां पर कुदाल के द्वारा खेतों को खोद कर यानी जुताई का कार्य किया जाता था, और कुदाल के द्वारा वहां पर अधिक लाभदायी कृषि होती थी। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। इसके अलावा सिंचाई के साधनों की भी आवश्यकता थी, और सिंचाई के साधनों के लिए कुएं, तालाब और नहरों की आवश्यकता थी। उपज बढ़ाने के लिए एक और तरीका था, कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करके। अब इनकी व्यवस्था कैसे हो सिंचाई के साधनों की, तो कहीं पर व्यक्तिगत लोगों ने और कहीं पर कृषक समुदाय ने मिलकर के कुएं, तालाब और नहरों का निर्माण करवाया। व्यक्तिगत लोगों ने और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। ये जो व्यक्तिगत लोग थे जिन्होंने कुएं, तालाब और नहरें बनवाई, ये या तो प्रभावशाली लोग थे या राजा थे, और इन्होंने अपने अभिलेखों में इस चीज़ को दर्ज भी कराया है। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई के साधनों का निर्माण राजा या प्रभावशाली लोग करते थे। खेती की नई तकनीक से यद्यपि उपज तो बढ़ी,
लेकिन समाज में इसका लाभ सबको नहीं, समान रूप से नहीं मिल पाया और समाज में मुख्य रूप से 3 वर्ग बन गए। एक बड़े बड़े जमींदारों का वर्ग हो गया, एक छोटे किसानों का वर्ग था और एक भूमिहीन खेतीहर मजदूरों का, श्रमिकों का वर्ग था। अब भूमि का जो स्वामित्व है वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जो भूमि के मालिक थे वो जमींदार थे, वो बड़े बड़े प्रधान थे। इस प्रकार से समाज में 3 नए वर्गों का उदय हुआ। खेती की नई तकनीकों से यद्यपि उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। बड़े बड़े जमींदारों, छोटे किसानों और भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों के वर्गों का उदय हुआ। अब भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था। इसके साथ ही बच्चों, जो दूसरा अध्याय है राजा, किसान और नगर, इसके हमने अभ्यास प्रश्न पूरे कर लिए। अब यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम जो ये पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसके हम तीसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे अगले भाग से। धन्यवाद।